ओके यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। ओके, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। कॉस्ट शीट क्या होता है, कुछ बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे बाइफरकेट करेंगे, वेरिएबल पोर्शन एंड फिक्स पोर्शन, सब कुछ मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, क्या तुम लोग वो कॉन्सेप्ट को रिवीजन करके आए हो? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, हम रिवीजन करके आए हैं। तो आज के क्लास में कॉस्ट शीट का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, देखो कॉस्ट शीट का कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, कुछ एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। तो आज मैं चाहता हूं कि कुछ एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुम्हें लगेगा कि हाँ ये बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत एडवांस क्वेश्चन। सॉल्व करने के बाद तुम्हें यही लगेगा कि सर इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, अब क्यों इसको एडवांस बोल रहे थे। देखो बेटा, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले वो डिफिकल्ट होता है या वो एडवांस होता है, लेकिन मैं पढ़ाने से मतलब डिस्कशन करने के बाद वो टॉपिक हमारे लिए इजी बन जाता है। बस चलो फटाफट, तुम्हारे सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो, खुद रीड करो एक बार। ए फायर occurred in the premises, in the factory premises on 31st October of a year। 31st अक्टूबर को आग लग गया। The accounting record have been destroyed. Certain accounting records kept in another building reveal the following for period 1st September to 31st October। कुछ रिकॉर्ड्स दूसरे बिल्डिंग में था 1st सितंबर टू 31st अक्टूबर, यानी सितंबर अक्टूबर 2 महीना का रिजल्ट। एक मिनट, हाँ। डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड 2,50,000। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी ऑन 1st सितंबर 40, मतलब 40,000। डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंटरीज ऑन 1st सितंबर 20,000। फिनिश गुड्स इन्वेंटरीज ऑन 1st सितंबर 37,750। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% ऑफ कन्वर्सन कॉस्ट। याद है कन्वर्सन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ सर, कन्वर्सन कॉस्ट का मतलब कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% ऑफ कन्वर्सन कॉस्ट। ठीक है। सेल्स रेवेन्यू 7,50,000, डायरेक्ट लेबर 2,22,250, प्राइम कॉस्ट 3,97,750। फिर बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 555,775। याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या होता है? हाँ सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बेस्ड ऑन रेवेन्यू, मतलब सेल्स के ऊपर 30% का रेवेन्यू आएगा। द लॉस इज फुल्ली कवर्ड बाय इंश्योरेंस। द इंश्योरेंस कंपनी वांट्स टू नो द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी एज ए बेसिस फॉर नेगोशिएटिंग ए सेटलमेंट, although the settlement is actually to be based on replacement cost, not historical cost. You are required to compute the following items as on 31st October. Finished goods of inventory, work in process inventory, direct material inventory। मतलब रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP का
स्टॉक निकालो, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी का स्टॉक निकालो। ओके, चलो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, एक क्वेश्चन में हमें रिवर्स अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। रिवर्स अप्रोच का मतलब बैक कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें कुछ आइटम्स गिवन और कुछ आइटम्स मिसिंग। तो इसीलिए रिवर्स अप्रोच में अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ आइटम मिसिंग रहता है तो प्रोसीजर क्या होगा, तुम पहले फॉर्मेट लिखो, जितना आइटम गिवन उसको लिखो, फिर उसके बाद बैक कैलकुलेशन करो, अपने आप सारे मिसिंग फिगर्स मिल जाएगा। तो इसीलिए हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिखेंगे, फिर जो आइटम हमें मालूम है उसका अमाउंट हम लिखेंगे, लास्ट को हम बैक कैलकुलेशन करेंगे, सारे मिसिंग फिगर को कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए ठीक है, फॉर्मेट लिखो कॉस्ट शीट का। पर्टिकुलर अमाउंट यानी अमाउंट के लिए 2 कलम। अब बोलेंगे सर अमाउंट के लिए 2 कलम क्यों, एक इनर कलम होगा, मतलब सारे कैलकुलेशन हम लिखेंगे, नहीं तो जो पता है उसको लिखेंगे, कुछ बेसिस लिखेंगे। बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000। ओके, अच्छा, ये जो कलम है ना, 2 कलम अमाउंट के लिए था, मैं एक को कंप्यूटेशन लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेरे लिए गिवन, तो उसके साथ क्या ऐड होगा सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन कितना, 2,50,000। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इससे माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर ये मालूम नहीं, चलो अभी हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये मिसिंग है, बैक आएंगे तो अपने आप क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तुम बताओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के साथ परचेज ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस होगा, तो रिजल्ट क्या निकलेगा सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वेरी गुड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना होगा सर, अभी पता नहीं चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, उसके साथ ऐड करो डायरेक्ट लेबर। बोलो डायरेक्ट लेबर कितना सर, डायरेक्ट लेबर 2,22,250। डायरेक्ट लेबर ऐड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही नहीं, तो रिजल्ट आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। बोलो प्राइम कॉस्ट कितना होगा सर, प्राइम कॉस्ट अभी पता नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल कंज्यूम मालूम नहीं है। अच्छा, तो आगे चलो, प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड होगा फैक्ट्री ओवरहेड। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड, वो भी अभी मालूम नहीं। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड को हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या बोल रहा है। सर क्वेश्चन दिखाइए, तुम्हारे पास पीडीएफ डेफिनेटली होगा, मैं पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं। अगर तुम्हें पीडीएफ नहीं मिला है तो ये जो पहला नंबर है ना 8260839219, इस नंबर में व्हाट्सएप कर दो, मैं तुम्हें इस पीडीएफ का सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, तुम अकॉर्डिंगली उसका एक प्रिंट करके रख देना, क्योंकि प्रिंटेड कॉपी बहुत इजी होगा पढ़ने के लिए।
ओके। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो कि 40% ऑफ कन्वर्शन कॉस्ट, जो कि 40% ऑफ कन्वर्शन कॉस्ट। ओके चलो ओके, एक बार वर्किंग को आइए। मैं तो यहीं पे वर्किंग कर रहा हूं, लेकिन तुम कुछ जगह छोड़ के वर्किंग करो, क्योंकि मैं अभी वर्किंग बनाऊंगा फिर उसको मिटा दूंगा। अच्छा, तुम बोलो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। कन्वर्शन कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो कन्वर्शन कॉस्ट का मतलब क्या है? कन्वर्शन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ही नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अभी इग्नोर करो। तो डायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हाँ, अब बोलो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 40% ऑफ कन्वर्शन कॉस्ट। मान लो कन्वर्शन कॉस्ट अगर 100 होगा तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तुम्हारा 40 बनेगा होगा। तो तुम बोलो डायरेक्ट वेजेस कितना होगा? 60। कन्वर्शन कॉस्ट अगर 200 होगा तो उसका 40% इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी 80, तो डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा 120। तो तुम यही कह सकते हो कि अगर कन्वर्शन कॉस्ट 100% होगा तो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसका 40% होगा, तो डायरेक्ट वेजेस उसका 60% होगा। अब तुम्हें डायरेक्ट वेजेस मालूम है, डायरेक्ट वेजेस अमाउंट कितना? 2,22,250। अगर 2,22,250 जो कि 60%, तो 100% में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो कन्वर्शन कॉस्ट मिल जाएगा। फिर कन्वर्शन कॉस्ट का 40% हो जाएगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है? हाँ सर, बोलो समझ में आया? हाँ, अगर ये कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आया तो बोलो तारा रारा। क्यों? ऐसे खुशी में। तो लिखो कन्वर्शन वर्किंग, लिखो अभी कन्वर्शन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। let conversion cost is equal to x, imply that x is equal to direct wages 2,22,250 plus 0.4x. तो now x minus 0.4x is equal to 2,22,250। अब x is equal, अच्छा 0.6x is equal to 2,22,250। अब x is equal to 2,22,250 डिवाइड बाई 0.6। देखो कितना आ रहा है। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? सर हमें क्या पता आपका कैलकुलेटर कहाँ है। देखो कितना आ रहा है x का वैल्यू सर, 222,250 डिवाइड बाई 0.6। थ्री 416 कर दो। अब ये जो 370,417 क्या ये इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का वैल्यू या एक्स का वैल्यू? सर एक्स को मैं क्या ले रखा हूं सर? कन्वर्शन कॉस्ट। इसका मतलब कन्वर्शन कॉस्ट का वैल्यू आ रहा है 3,70,417। अब बोलो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज इक्वल टू इसका 40%, तो 370,417 इंटू 40%। बोलो सर 148,167। चलो अब ये वर्किंग तुम लिख चुके हो,
बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब ये वर्किंग को मैं मिटाता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि वर्किंग करने के बाद मैं हटा दूंगा इसको। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा कितना 148,167। उसके साथ ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। उसके साथ ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना, बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 1 सितंबर को जो ओपनिंग स्टॉक था वो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP तुम्हारा 40,000। अब लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या रिजल्ट आएगा सर, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, हाँ फैक्ट्री कॉस्ट के साथ ऐड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो ऐड करो ये नील। अब बोलेंगे सर क्यों, क्वेश्चन में मिसिंग हो सकता है। देखो बेटा क्वेश्चन में मिसिंग का बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए मैं यही एज्यूम करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ही नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नील। अब रिजल्ट क्या आएगा बताओ सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना अभी पता नहीं चलेगा। उसके साथ ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना, सर फिनिश गुड्स इन्वेंटरी 1 सितंबर को 37,750, 37,750। तो ऐड करो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 37,750। अब क्या रिजल्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। रिजल्ट आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना 555,775। सर कैसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 555,775, ठीक है। हाँ सर। अब एक काम करो, अब रिवर्स चलो, सारे आइटम्स मिल जाएगा। अब बोलेंगे सर कैसे, देखो बेटा जो माइनस हुआ है रिवर्स जाओगे तो उसको ऐड करना पड़ेगा, जो ऐड हुआ है रिवर्स जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा। हाँ अब तुम बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। होप सो यू अंडरस्टूड। हाँ सर। 555,775 माइनस 37,750, ये रिजल्ट आ रहा है 518,025। ओके अब चलो फैक्ट्री कॉस्ट 518,025 होगा क्योंकि बीच में नील। अब देखो प्राइम कॉस्ट कितना होगा, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस होगा तो जाके फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। तो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है, चेक करो क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है 397,750। तो प्राइम कॉस्ट में लिखो
397,750, 397,750। अब देखो, प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस होगा, तो रिजल्ट आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट से ये सब माइनस कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो माइनस कितना, 518025 माइनस, पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करो, -40,000, फिर -148,167, फिर -397,750, 67,892, 67,892 is your closing stock of WIP। अब चलो, प्राइम कॉस्ट तक हो गया। डायरेक्ट लेबर कंज्यूम्ड कितना होगा, करो कैलकुलेशन करो, डायरेक्ट लेबर कितना होगा, सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 175,500। अब परचेज देखो, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 94,500। बस यहां तक हो गया। अब आगे चलो, अब माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या रिजल्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसके साथ ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या रिजल्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर उसके साथ ऐड होगा प्रॉफिट। क्या रिजल्ट आएगा, सेल्स। अब देखो सेल्स अमाउंट गिवन, सेल्स कितना, सेल्स कितना 7,50,000। फिर सेल्स का 30% तुम्हारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 30% ऑफ सेल्स। बोलो 7,50,000 का 30% कितना, 2,25,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा 5,25,000। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये इग्नोर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा तुम्हारा 5,25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा तुम्हारा 5,25,000। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मिल जाएगा, इसका डिफरेंस 30,775। बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब एक काम करो, और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन या एडवांस लेवल को हम मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक बार तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग हो गया ना, एक बार तुम्हारा टैलेंट ओपन हो गया ना, फिर बहुत सारे क्वेश्चन तुम खुद मैनेज कर सकते हो। तो इसीलिए फंडामेंटल्स जितना स्ट्रांग होगा तुम उतना डेवलप करोगे, ठीक है। लाखों प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो जैसे कि लाखों कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। एक बार तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग हो जाना चाहिए। एक बार अगर तुम्हारा दिमाग अंडरस्टैंडिंग पावर स्ट्रांग हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम खुद पढ़ के समझ सकते हो। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो और समझने के लिए कोशिश करो। ये मेरे मैड में कॉस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, रीड करो। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स रेडियो, कंपनी रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, व्हिच आर सोल्ड एट 1600 पर यूनिट्स। तो अभी रेडियो को हम 1600 मतलब 1600 रुपया में सेल कर रहे हैं। द टोटल कॉस्ट इज composed of 30% for direct material, 40% of direct wages and 30% of overhead. टोटल कॉस्ट कितना वो तो मालूम नहीं, लेकिन टोटल कॉस्ट का 30% होगा डायरेक्ट मटेरियल, 40% डायरेक्ट वेजेस, 30% ओवरहेड। An increase in material price by 30% and in wages rate by 10% is expected in the forthcoming year. अगले साल हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेटेरियल प्राइस 30% इंक्रीज होगा, वेजेस रेट 10% इंक्रीज होगा। As a result of which the profit at current selling price may be decreased by 40% of present profit per unit. अभी जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 40% कम हो जाएगा। अभी जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 40% कम हो जाएगा। You are required to prepare a statement showing current and future profit at present selling price. बेटा सेलिंग प्राइस अनचेंज रहेगा, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा। What should be the selling price to maintain same present rate of profit? अगर प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? चलो, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन भी। तो मैं देख रहा हूँ क्या यहीं पे हो जाएगा। हाँ, जितना स्पेस है यहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा। तुम तुम्हारा कॉपी में लिख सकते हो, नहीं तो अगर तुम्हारे पास मैट प्रिंटेड मैट है तो तुम यहाँ लिख सकते हो। तो लिखो सॉल्यूशन। देखो, 2 कलम बनेगा, मतलब 3 कलम बनेगा। एक होगा तुम्हारा पर्टिकुलर और एक होगा प्रेजेंट और एक होगा प्रोपोज्ड। ओके, अभी सेलिंग प्राइस हमें मालूम है। सेलिंग प्राइस कितना? 1600। अच्छा, मटेरियल कितना? सर मटेरियल टोटल कॉस्ट का 30%, तो टोटल कॉस्ट अभी मालूम नहीं, तो ठीक है। लेबर कितना? सर लेबर 40% ऑफ टोटल कॉस्ट। ओवरहेड कितना? सर 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो अब क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट, फिर प्रॉफिट, फिर सेलिंग प्राइस। बोलो हाँ या ना। हाँ, अब टोटल कॉस्ट मैं मान रहा हूं कि x। क्यों? क्योंकि सारे परसेंटेज टोटल कॉस्ट के साथ
रिलेटेड है ना, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट को x मानना पड़ेगा। सर अगर हम टोटल कॉस्ट को y मानेंगे क्या नहीं चलेगा बेटा? y c तुम जो भी मान सकते हो। तो मटेरियल हो जाएगा 0.3x, लेबर हो जाएगा 0.4x, ओवरहेड हो जाएगा 0.3x। हाँ सर अमाउंट बाद में मिलेगा। सेलिंग प्राइस कितना? 1600, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1600। अच्छा चलो प्रॉफिट को अभी P लिख दो, प्रॉफिट का मतलब P। ठीक है, ये एक टर्म में यहां पे स्पेस दिया हुआ है भाई, यहां पे स्पेस में रखा हूं क्योंकि अमाउंट टर्म में मुझे लिखना होगा। प्रोफोस्ट का भी 2 कॉलम होगा, एक होगा एक्स टर्म में। अच्छा अगले साल प्रॉफिट तो कम होगा, हाँ, मटेरियल इंक्रीज होगा, हाँ, लेबर भी इंक्रीज होगा, हाँ, ओवरहेड कुछ चेंज नहीं होगा। ओके बोलो नेक्स्ट साल मटेरियल में कितना इंक्रीमेंट होगा? बोला कि मटेरियल 30% बढ़ेगा। यस मतलब पहला साल 0.3 मटेरियल था, अब उसका 30% बढ़ा दो। अगर इस साल 100 रुपया का मटेरियल तो अगले साल 130, तो इस साल 0.3x, तो 0.3 प्लस 30% 0.39x। लेबर अगले साल कितना परसेंट इंक्रीज होगा? सर लेबर 10%, इस साल कितना था? 0.4 प्लस 10%, सर 0.44x। ओवरहेड कुछ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब 0.3x रहेगा। अब टोटल कॉस्ट में चेंज आ जाएगा, बोलो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 0.39 प्लस 0.44 प्लस 0.3, सर 1.13x। सेलिंग प्राइस तो उतना ही रहेगा 1600। ओके अब प्रॉफिट कितना होगा? सर प्रॉफिट होगा 1600 माइनस 1.13x चलेगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट 40% डिक्रीज होगा। इसका मतलब पहला साल प्रॉफिट P था, P का 40% कम हो जाएगा। मतलब P मान लो कि P 100 रुपया था, अब 100 का 40% 40 रुपया कम हो जाएगा, यानी 60 रुपीज आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 0.6p होगा, यहाँ पे 0.6p होगा। ठीक है अब चलो ये फर्स्ट ईयर मतलब प्रेजेंट, ये प्रपोज, दो इक्वेशन मिल जाएगा। अब दो इक्वेशन डेवलप करो, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। बताइए 1600, चलो चलो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 1600, हाँ 1.13x प्लस 0.6p इज इक्वल टू 1600। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अब दो इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हें मिल जाएगा x का वैल्यू। सर कैसे सॉल्व होगा? देखो बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये मेरे लिए इक्वेशन 1, ये मेरे लिए इक्वेशन 2। ओके तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि p को हटा दूंगा x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।
तो यहाँ पे 0.6 पी, अगर मैं इक्वेशन 1 में 0.6 मल्टीप्लाई कर दूं तो पी हट जाएगा, यानी इक्वेशन 1 इंटू पॉइंट पी, सॉरी 0.6, तो 1 इंटू 0.6, बोलो क्या होगा, 0.6x प्लस 0.6 पी इज इक्वल टू 1600 इंटू 0.6, 960। ओके, इक्वेशन 2 जो था बस ऐसे ही रखो, 1.13x प्लस 0.6 पी इज इक्वल टू 1600। अब 2 माइनस 1 करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सर 1600 माइनस 960, ये 640, हाँ पी तो 0.6 पी 0.6 पी कैंसिल हो जाएगा, 1.13 माइनस 0.6, ये आ रहा है 0.53x, 0.53x इज इक्वल टू 640, तो x इज इक्वल टू 640 डिवाइड बाई 0.53, 1207। चलो इसको राउंड ऑफ कर दो, 1208। अब x का वैल्यू आ गया 1208, तो उसका 30% मटेरियल, $362, राउंड अप करके लिखो, उसका 40% लेबर, 483, 484 करो, 30% 362। अब देखो 362 प्लस 484 प्लस 362, 1208 हो रहा है, सेलिंग प्राइस तो 1600, तो प्रॉफिट 392। अगले साल 362 का 30% बढ़ाओ, 471, राउंड अप करके ले रहा हूं मैं, 484 का 10% इंक्रीज होगा, 532, ये इक्वल रहेगा 362, तो अगले साल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 471 प्लस 532 प्लस 362, तो अगले साल कॉस्ट हो जाएगा 1365, सेलिंग प्राइस तो 1600 रहेगा, सेलिंग प्राइस पहले तो 1600 रहेगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 235, प्रॉफिट हो जाएगा 235। अब देखो पहला साल प्रॉफिट कितना था, पहला साल प्रॉफिट कितना था 392, सेकेंड ईयर उसका 40% कम हो जाएगा, 392 माइनस 40% करो, 235, रिजल्ट आ रहा है, हाँ। ओके, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, पहला पार्ट हो गया, सर पहला पार्ट क्या चीज, देखो you are required to prepare statement showing current and future profit at present selling price, मतलब सेलिंग प्राइस को अनचेंज रखो, कांस्टेंट रखो, करंट प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रॉफिट बताओ, बस ये हो गया। फिर बोल रहा है, फिर कह रहा है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रेजेंटली जितना परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है उतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए कितना सेल प्राइस क्या होगा। इसका मतलब मैं काम कर रहा हूं, इसको हटाता हूं, लेकिन तुम मत हटाओ। अब देखो
प्रेजेंटली प्रॉफिट कितना 392, सेलिंग प्राइस कितना 1600, तो प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 392 डिवाइड बाई 1600 इंटू 100। बोलो कितना 392 डिवाइड बाई 1600 परसेंटेज। प्रेजेंटली 24.5% आ रहा है, मतलब प्रेजेंट रेट ऑफ प्रॉफिट 24.5% आ रहा है। अब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज भी 24.5% हमें रखना होगा। देखो सेकेंड ईयर का कॉस्ट कितना आएगा 1365, लेकिन क्या होगा सेलिंग प्राइस, मान लो सेलिंग प्राइस x, क्या होगा सेलिंग प्राइस, मान लो सेलिंग प्राइस x, उसका 24.5% मतलब 0.245x प्रॉफिट हो जाएगा। कॉस्ट तो उतना रहेगा, कॉस्ट में तो कुछ चेंज नहीं होगा 1365, यानी 1365 तुम्हारा टोटल कॉस्ट। क्या होगा सेलिंग प्राइस, जैसे कि सेलिंग प्राइस के ऊपर तुम्हें 24.5% प्रॉफिट मिलेगा, तो लिखो लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू x, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.245x, तो नाउ x माइनस 0.245x इज इक्वल टू 1365। अब बोलेंगे सर क्यों, देखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, तो दिस इज योर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना x माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 0.245x, तो इज इक्वल टू कॉस्ट। अब बोलो x इज इक्वल टू 1365 डिवाइड बाई 0.755, 1365 डिवाइड बाई 0.755, 1807.9, 1808। अगर तुम अगले साल 1808 सेलिंग प्राइस रखोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट 24.5% होगा। कैसे, देखो इसको मैं हटा देता हूं, चेक करो। अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर सेलिंग प्राइस कितना होगा 1808, कॉस्ट कितना होगा 1365, तो प्रॉफिट कितना होगा सर 1808 माइनस 1365, तो प्रॉफिट 443। बोलो इसका 24.5% चेक करो, 1808 इंटू 24.5% 441 आ रहा है, लेकिन राउंड ऑफ के वजह से 2 रुपया कम आ रहा है, तो ये 443 हो जाना चाहिए। ओके, इलस्ट्रेशन सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सर अब क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 से भी टॉप क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो। Evershine Shoes Polish Limited manufactures black and brown polish. Okay. In one standard size of tin, rating at rupees
1080 and 12, अच्छा 10.8 and 12.0 respectively. The following data is given to you. Direct material polish 738,000, tin 2,88,000, direct wages 2,44,000, production overhead 3,67,200, administration and selling overhead 1,22,400. Product wise information in tin. Product wise information in tin. Black polish tin 144, मतलब 1,44,000. ब्राउन पॉलिश टिन 60,000. ओपनिंग स्टॉक ब्लैक पॉलिश का, ब्राउन पॉलिश का. क्लोजिंग स्टॉक ब्लैक पॉलिश, ब्राउन पॉलिश. द ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश वाज वैल्यूड एट देयर प्रोडक्शन कॉस्ट of rupees 8.04 per unit per tin and rupees 8.64 per tin. But a tin एक मेजरमेंट क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली. मतलब ओपनिंग स्टॉक ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश का कॉस्ट दे रहा है. द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक पॉलिश, बट देयर इज नो डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ टिन. ओके, तो मेटेरियल में डिफरेंट है. द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक पॉलिश, बट देयर इज, देखो डायरेक्ट मटेरियल दो प्रकार का मटेरियल लगता है, एक पॉलिशी और एक टिन. टिन में कुछ डिफरेंस नहीं है, जो भी डिफरेंस है वो पॉलिशी में, मतलब रॉ मटेरियल. डायरेक्ट वेजेस फॉर ब्राउन आर 8% हायर देन those for black polish. Production overhead are considered to vary with direct wages. Administration and selling overhead are observed at a uniform rate per tin of polish sold. Prepare a statement to show the cost and profit per tin of polish. बोलो कैसा लग रहा है मेरा क्वेश्चन? सर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? तुम बताओ, तुम क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है. कल तुम सीए या सीए में कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, तो इंग्लिश समझने के लिए कोशिश करो. और 2 बार क्यों 4 बार क्वेश्चन को पढ़ो. जब तक मीनिंग ना निकलता है तब तक क्वेश्चन पढ़ो. सर जिंदगी चला जाएगा लेकिन मीनिंग नहीं निकलेगा, हमें समझ में नहीं आएगा. बेटा समझ में आएगा. इतना जल्दी हारने का, मतलब हार जाने का मैं पसंद नहीं करता हूँ. कोशिश करो. चलो और एक बार रीड करो, खुद रीड करो, मैं टाइम दे रहा हूँ, खुद रीड करो. मैं तो समझा दूंगा, लेकिन तुम और एक बार क्वेश्चन रीड करो. एक बार रीड करो, अगर समझ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझ में आएगा. फिर और एक बार रीड करोगे और थोड़ा सा समझ में आएगा. फिर और एक बार रीड करोगे तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा. 3 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. रीड करो. करो, रीड करो.
ओके, कुछ समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्यों? अब चलो मेरे साथ और एक बार रीड करो। एवरसाइन शूज पॉलिश लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश इन वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ टिन। चलो उसका मेजरमेंट क्वांटिटी टिन, जैसे कि तुम कहते हो कि मैं यूनिट्स बनाता हूं, नहीं तो क्वांटिटी केजी में बनाता हूं या लीटर में बनाते हो। तो यहाँ पे जो पॉलिसी मतलब दो प्रोडक्ट हमारा कंपनी बना रहा है, एक ब्लैक पॉलिश और एक ब्राउन पॉलिश, जिसका मेजरमेंट क्वांटिटी होगा 10, रेटिंग एट 10.8 एंड 12.0 respectively. The following data is given to you. ये जो ब्लैक पॉलिश एंड ब्राउन पॉलिश बनाने के लिए मैं डायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहा हूँ, दो मटेरियल में यूज कर रहा हूँ, एक पॉलिशी और एक टिन। देखो ये जो पॉलिशी 7,38,000 का मैंने यूज किया हूँ, क्या ये ब्लैक पॉलिश के लिए या ब्राउन पॉलिश के लिए या बोथ के लिए? सर बोथ के लिए। इसका मतलब ये मल्टी प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, याद है मैंने बताया था मल्टी प्रोडक्ट कॉस्ट शीट, सिंगल प्रोडक्ट कॉस्ट शीट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मल्टी प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट। ओके, अब ये जो टिन लगा हुआ है ये भी बोथ का, ब्लैक पॉलिश का एंड ब्राउन पॉलिश का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जितना पॉलिश लगेगा वो थोड़ा इधर उधर होगा, मतलब तो कुछ कम लगेगा एक प्रोडक्ट के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा लगेगा, लेकिन इक्वली लगेगा, ऐसा डिफरेंस नहीं होगा टिन में। फिर डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। ओके, ये क्या है? प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स दे रहा है। ये क्वांटिटी सेल्स इतना, अच्छा हाँ सेल्स इतना, ओपनिंग स्टॉक इतना था, क्लोजिंग स्टॉक इतना था। ये तुम्हारा प्योरली क्वांटिटी, कितना सेल्स क्वांटिटी, कितना ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, कितना क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। देखो बेटा ओपनिंग स्टॉक, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी पता है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन क्वांटिटी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन क्वांटिटी प्लस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। तो चलो मैं बता दूंगा कि प्रोडक्शन का इक्वेशन क्या होता है। फिर बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा कॉस्ट में 8.04, 8.64। फिर कह रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर ब्राउन पॉलिसी इज 10% हायर देन दैट ऑफ ब्लैक पॉलिश। मतलब अगर ब्लैक पॉलिश का रॉ मटेरियल कॉस्ट x होगा तो ब्राउन पॉलिश का रॉ मटेरियल कॉस्ट 1.1x होगा, क्योंकि 10% ज्यादा। अब दोनों प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल 7,38,000 होगा। हाँ सर कुछ तो समझ में आ रहा है, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। But there is no difference in cost of tin. Okay. Direct wages for brown are 8% higher than those for black polish. अगर ब्लैक पॉलिश का डायरेक्ट वेजेस x होगा तो ब्राउन पॉलिश का डायरेक्ट वेजेस 1.08x होगा। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड आर कंसीडर्ड टू वेरी विथ डायरेक्ट वेजेस, वो डायरेक्ट वेजेस से समझो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर ऑब्जर्व्ड एट यूनिफॉर्म रेट, प्रिपेयर स्टेटमेंट टू शो द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर टिन ऑफ पॉलिश। मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन तो कुछ समझ में आ गया। हाँ, अब मैं एक एक वर्किंग बनाता हूँ, उसको समझने के लिए कोशिश करो, फिर उसके बाद खुद को एक बार या दो बार ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। देखो बेटा, पहले एक काम करो, प्रोडक्शन क्वांटिटी निकालो। तो लिखो वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी। ठीक है, हाँ सर। सर प्रोडक्शन क्वांटिटी का इक्वेशन बता दीजिए। देखो बेटा, सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस प्रोडक्शन क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। सेल्स क्वांटिटी इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी प्लस प्रोडक्शन क्वांटिटी माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। बेटा एक काम करो, ये इक्वेशन को हमेशा दिमाग में रखो। कभी कभी ओपनिंग स्टॉक भी मिसिंग हो सकता है, कभी कभी प्रोडक्शन भी मिसिंग हो सकता है, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग हो सकता है, कभी कभी सेल्स भी मिसिंग हो सकता है। अकॉर्डिंगली सेल्स मिक्सिंग होगा तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स। देखो एक चीज ध्यान में रखो, ये इक्वेशन क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल होगा। तुम इससे नहीं बोलोगे कि सर सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस प्रोडक्शन अमाउंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट। नहीं, अमाउंट के लिए इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, ये इक्वेशन ओनली क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, अब बोलो प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होगा? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चलो इस इक्वेशन के हिसाब से तुम प्रोडक्शन क्वांटिटी निकालो। ब्लैक पॉलिश, ब्राउन पॉलिश, बोलो ब्लैक पॉलिश का सेल्स क्वांटिटी कितना? सर 1,44,000। ब्राउन पॉलिश का सेल्स क्वांटिटी कितना? 64 प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। ब्लैक पॉलिश का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 10,800। ब्राउन पॉलिश का क्लोजिंग स्टॉक कितना? 6,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी। ब्लैक पॉलिश का ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी कितना? 4,800, 16,000। अब देखो प्रोडक्शन क्वांटिटी मिल जाएगा। प्रोडक्शन क्वांटिटी 1,50,000, 50,000। ओके, अब बोलो प्रोडक्शन क्वांटिटी रेशियो इज इक्वल टू 3:1। मतलब एक ब्राउन पॉलिश अगर तुम प्रोड्यूस कर रहे हो तो एट दैट टाइम 3 ब्लैक पॉलिश तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब जितना ब्लैक पॉलिश प्रोड्यूस हो रहा है उसका 3 टाइम्स, सॉरी जितना, आई एम सो सॉरी, जितना ब्राउन पॉलिश हम बना रहे हैं उसका 3 टाइम्स ब्लैक पॉलिश बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन रेशियो 3:1 आ रहा है। अब चलो एक एक आइटम का मतलब अपॉर्चुनमेंट करो। इसका मतलब जो डायरेक्ट मटेरियल खर्चा हुआ है
क्या वो ब्लैक पॉलिश का या ब्राउन पॉलिश का या बोथ का? बोथ का। तो पहले वर्किंग नोट 2 बनाओ। कॉस्ट अपॉर्चनमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट अपॉर्चनमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। देखो अभी एक काम करो, मैं एक एग्जांपल बताना मतलब डिस्कशन करना चाहता हूं, लेकिन तुम इसको कॉपी मत करो, पहले समझने के लिए कोशिश करो। अगर ये एग्जांपल तुम्हें समझ में आ जाता है तो ये जो वर्किंग में बनाऊंगा ये वर्किंग को तुम चुटकी में समझ जाओगे। हाँ सर, एग्जांपल समझाइए। ओके, एक एग्जांपल समझो, मतलब वो एग्जांपल इस क्वेश्चन के साथ कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एग्जांपल अगर तुम समझोगे तो ये क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ जाएगा। मान लो मैं दो प्रोडक्ट बनाता हूं एक्स वाई। एक्स का क्वांटिटी 300, वाई का क्वांटिटी 100, मतलब ये प्रोडक्शन, इसको तुम प्रोडक्शन रेशियो भी कह सकते हो 3:1। ओके, अब एक क्वांटिटी में मतलब एक यूनिट में, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 1 kg, इसको कंजप्शन रेशियो भी कह सकते हो 2:1। ओके, अब बोलो तो कितना केजी कंज्यूम होगा? 600 kg, यहाँ पे 100 kg, मान लो पर केजी 10 रुपया, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा? 6000, यहाँ पे 1000, टोटल कितना? 7000। ये तुम्हारा प्रोडक्शन रेशियो 3:1, ये तुम्हारा कंजप्शन रेशियो 2:1, ये तुम्हारा प्राइस रेशियो, अभी मैं प्राइस रेशियो 1:1 रखा हूं, मतलब प्राइस डिफरेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंगली तुम्हारा रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगा, कितना? 7000। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनो, मैं 7000 को मतलब ये टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 7000 को एक्स और वाई के बीच में ऑपरेशन करना चाहता हूं, तो एक्स का होगा 6000, वाई का होगा 1000। अब बोलेंगे सर ये 6000 1000 इसका रेशियो क्या बनेगा? मतलब ऐसा एक रेशियो बता दो जिस रेशियो में मैं ऑपरेशन कर दूंगा, जैसे कि x का 6000 आएगा, y का 1000 आएगा। अब बोलेंगे सर देखो क्वांटिटी मतलब प्रोडक्शन रेशियो 3:1, उसके साथ मल्टीप्लाई करो कंजप्शन रेशियो 2:1, उसके साथ मल्टीप्लाई करो प्राइस रेशियो 1:1। अब तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 × 1 1, 3 × 2 6 × 1 6, यानी 6:1। तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट किस रेशियो में ऑपरेशन होगा? सर टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन क्वांटिटी रेशियो इनटू कंजप्शन रेशियो इनटू प्राइस रेशियो में ऑपरेशन होगा प्रोडक्ट के बीच में। हाँ सर ठीक है। एक काम करो, यहां पे नोट्स लिखो, टोटल कॉस्ट ऑफ
material, total cost of material should be apportioned between products in following ratio. Production quantity ratio into raw material consumption ratio into purchase प्राइस रेशियो। हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन रेशियो इंटू कंजप्शन रेशियो इंटू परचेज प्राइस रेशियो निकालो, ये होगा तुम्हारा अपॉर्चुनमेंट का रेशियो। ठीक है, अब चलो ए एग्जांपल में टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना, ए एग्जांपल में टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना सर, टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट इस एग्जांपल में कितना, $1,44,000। तो बोलो ब्लैक पॉलिसी ब्राउन पॉलिसी, फॉर पॉलिसी मेरे पास दो प्रकार का रॉ मटेरियल है, एक है पॉलिसी और एक है टिन। तो पॉलिश के लिए मैं अपॉर्चुनमेंट रेशियो ढूंढ रहा हूं, बोलो प्रोडक्शन यहां पे 1,50,000 इधर 50। ओके, कंजप्शन रेशियो क्वेश्चन में है ही नहीं तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट रेशियो क्वेश्चन में है। कैसे, ये लाइन रीड करो, सेकेंड लाइन, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन दैट फॉर ब्लैक पॉलिसी। मतलब ब्लैक पॉलिसी के लिए अगर 100 होगा तो ब्राउन पॉलिश का 110%, मतलब 110 होगा। तो प्रोडक्शन अब कॉस्ट रेशियो ब्लैक का अगर 100 हम लेंगे, ब्राउन का हो जाएगा 110। अब एक मल्टीप्लाई करो, सॉरी अब एक काम करो, प्रोडक्शन को कॉस्ट रेशियो के साथ, प्रोडक्शन रेशियो को कॉस्ट रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करो। अब प्रोडक्शन रेशियो इनटू कॉस्ट रेशियो। अच्छा एक काम करो, इसको 3:1 करो, इसको 1:1.1 करो, एक ही बात है। तो बोलो 1,50,000 इंटू 100 कितना हो रहा है, 1,50,000 इंटू 100, ये हो रहा है 15,000 150 लाख। इधर कितना होगा 50,000 इंटू 110, 550 नहीं 55 लाख। 3:1 3:1:1.1। सॉरी
एक काम करो, अगर ये 30:11 आ रहा है, चेक करो 30:11, 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई करो, 30 1.1 के साथ 10 मल्टीप्लाई करो 11, तो पॉलिसी मटेरियल ब्लैक पॉलिसी एंड ब्राउन पॉलिसी के बीच में 30:11 रेशियो में अपॉर्चुनमेंट होगा। ओके, उसके बाद लिखो फॉर टीन मटेरियल, दो रॉ मटेरियल है ना, एक पॉलिसी और एक टीन, तो टीन के लिए ब्लैक पॉलिसी, ब्राउन पॉलिसी। अब देखो टीन का प्रोडक्शन रेशियो 3:1, एक ही बात है, 1,50,50 लो या 3:1 लो, कोई बात नहीं। कंजप्शन रेशियो इग्नोर करेंगे, कॉस्ट रेशियो 3 के लिए डिफरेंट नहीं है, मतलब दोनों के लिए बराबर, तो उसको भी इग्नोर कर सकते हो। अब चलो कॉस्ट रेशियो लिखो 1:1। अब बोलो प्रोडक्शन रेशियो इंटू कॉस्ट रेशियो 3:1। ये तुम्हारा रेशियो ऑफ अपॉर्चुनमेंट ऑफ मटेरियल पॉलिसी, रेशियो ऑफ अपॉर्चुनमेंट ऑफ मटेरियल पॉलिसी, ये होगा रेशियो ऑफ अपॉर्चुनमेंट ऑफ मटेरियल टीन। तो टीन मटेरियल को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब डायरेक्ट वेजेस का, प्रोडक्शन ओवरहेड का अपॉर्चुनमेंट रेशियो निकालो। अच्छा एक काम करो, अमाउंट ऑफ पॉलिसी मटेरियल, बोलो पॉलिसी मटेरियल का अमाउंट कितना? सर पॉलिसी मटेरियल का अमाउंट 7,38,000। चेक करो। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, 7,38,000, हाँ उसका 2,28,000, 7,38,000। अब पॉलिस सॉरी मटेरियल कॉस्ट फॉर ब्लैक पॉलिश, ब्लैक पॉलिश के लिए कितना? 7,38,000 डिवाइड बाई ये 30:11, 41 इंटू 30, देखो कितना हो रहा है 738
डिवाइड बाई 41 इंटू 30, 5,40,000। फॉर ब्राउन पुलिस कितना, 7,38,000 डिवाइड बाई 41 इंटू 11, 1,98,000। तीन मटेरियल कॉस्ट फॉर ब्लैक पुलिस इज इक्वल टू, तीन मटेरियल कॉस्ट फॉर ब्लैक पुलिस इज इक्वल टू, तीन मटेरियल कितना खर्चा था, 2,28,000, 2,28,000 डिवाइड बाई उसका रेशियो 3:1, 4 इंटू 3, 1,71,000 फॉर ब्राउन पॉलिसी इज इक्वल टू 2,28,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 1। अब डायरेक्ट वेजेस का वर्किंग नोट 3, apportionment of direct wages, ब्लैक ब्राउन, बोलो। प्रोडक्शन रेशियो 3:1। अब लेबर कॉस्ट रेशियो, लेबर कॉस्ट रेशियो अगर ब्लैक का 100 होगा तो ब्राउन का 108 होगा। अब बोलो प्रोडक्शन रेशियो इनटू लेबर कॉस्ट रेशियो 300, 108, ये 25:9, ये 25:9 हो रहा है। नहीं तो तुम 300 इंटू 300:108 भी कर सकते हो। अब बोलो टोटल वेजेस, बोलो टोटल वेजेस कितना, 2,44,000। अब वेजेस फॉर ब्लैक पॉलिसी इज इक्वल टू 2,44,000 डिवाइड बाई 34 इंटू 25, ये 179,412 wages for brown policy is equal to 244 divided by 34 into 9, 6,458। नेक्स्ट लिखो वर्किंग नोट 3, अच्छा वर्किंग नोट 3 अभी नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, हम बाद में वर्किंग नोट 3 बनाएंगे। नेक्स्ट लिखो वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक।
वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। बोलो, पहले वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। ब्लॉक मतलब ब्लॉक पॉलिसी, ब्लॉक ब्लॉक का मतलब ब्लॉक पॉलिसी। बोलो ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी कितना, 4800। ये देखो opening stock of a black policy brown policy was valued at their production cost of rupees 8.04 and 8.64। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना, 8.04 8.64। चलो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर दो। और ये 4800, इसका वैल्यूएशन होगा 8.04, तो कितना आ रहा है 38,592। ब्राउन का यूनिट्स कितना 16,000, 8.64, ये 1,38,240। चलो ये ओपनिंग स्टॉक का रेट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, ये जो रेट है ना ये प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बोलो प्रोडक्ट, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। एक काम करेंगे, अब कॉस्ट शीट बनाएंगे अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट हमें पता चलेगा। हाँ वो ओपनिंग स्टॉक के लिए देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि तुम कॉस्ट शीट बनाओ, कॉस्ट शीट बनाने के बाद मतलब प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहले बनाओ। चेक करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक पॉलिसी, ओपनिंग स्टॉक बारे में कह रहा है, हाँ ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करो 8.04 8.64, फिर कह रहा है कि एट देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका मतलब ये प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हाँ प्रोडक्शन कॉस्ट 8.04 8.64 आ रहा है कि नहीं। सर कैसे पता चलेगा, तुम कॉस्ट शीट बनाओ अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। देखो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक आर होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, तो तुम कॉस्ट शीट बनाओ अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे कुछ स्पेस छोड़ दो, लिखो कॉस्ट शीट, ये हमारा फाइनल आंसर। बोलो पर्टिकुलर, एक होगा ब्लैक पॉलिश के लिए और एक होगा ब्राउन पॉलिश के लिए। हाँ फिर टोटल पर यूनिट, टोटल पर यूनिट। ओके बोलो डायरेक्ट मटेरियल में पॉलिश, पॉलिसी ब्लॉक के लिए कितना, ओहो यहीं पे तो था, पॉलिश ब्लॉक के लिए कितना 5,40,000, ब्राउन के लिए कितना 1,98,000। अब बोलो
ब्लैक पॉलिसी का प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना? 1,50,000। ब्राउन पॉलिसी का प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना? 50,000। अब पर यूनिट निकालो। 5,40,000 1,50,000 के लिए तो 3.6 होगा पर यूनिट। 1,98,000 60,000 के लिए 3.3। ओके। टिन का देखो 1,71,000 टिन। अच्छा टिन कितना? अच्छा टिन का टोटल कितना? एक काम करो, अच्छा एक चेक करो तो टिन का टोटल कितना? 2,88,000। अच्छा तो 2,88,000 तो मैंने टिन को, हाँ अच्छा टिन कौन सा रेशियो में? 3:1। हाँ तो 2,28,000 डिवाइड बाई 4 into 3 1। अच्छा सॉरी एक मिनट। ओ नालायक को टिन 2,88,000 टिन 2,88,000, लेकिन मैंने कैलकुलेशन में लिया 2,28,000 तो इसको 88 करो। तुम सारे के सारे नालायक हो। ये 2,16,000 ये 72,000। ठीक है तो इसको 2,16 इधर 72। अब पर यूनिट देखो 2,16 डिवाइड बाई 1,50,000 ये 1.44 इधर 72 डिवाइड बाई 50 1.44 यहाँ पे भी 1.44। अच्छा मेटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर ये 179,412 हाँ 179,412 64,588। अब पर यूनिट देखो 179,412 डिवाइड बाई 1,50,000 1.196 इधर 64,588 डिवाइड बाई 50,000 1.29। ओके डायरेक्ट वेजेस हो गया। प्राइम कॉस्ट बोलो प्राइम कॉस्ट कितना? 5,40,000 प्लस 2,16,000 प्लस 179,412 ये 9,35,412 3.6 प्लस 1.44 प्लस 1.196 ये होगा 6.23 6.24 कर दो कोई बात नहीं।
राउंड अप हो रहा है। चलेगा, कोई बात नहीं। 198 प्लस 72 प्लस 64 588, ये 334 588 डिवाइड बाई 50,000 6.69, ठीक है 6.69 6.69 ओके। प्राइम कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करो फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्शन ओवरहेड आर कंसिडर टू वेरी विथ डायरेक्ट वेजेस। मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का रेट में आएगा। अब बोलो, यहीं पे देख सकते हो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना 367,200, डायरेक्ट वेजेस कितना 244,000। तो अब बोलो प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट। सर 367,200 डिवाइड बाई 244,000 इंटू 100, देखो तो कितना आ रहा है 367,200 डिवाइड बाई 244 परसेंटेज 150.49 150.49%। चलो इसको 150% एज्यूम करो। अरे भाई थोड़ा सा फ्रैक्शन आ रहा है तो मैं यही कह रहा हूं कि 150.49, हाँ ये 150.5 हो जाता तो मैं 151% एज्यूम करता। तो राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, राउंड ऑफ करो फिर नोट दे दो। तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूं कि प्रोडक्शन ओवरहेड इज, मैं यही एज्यूम कर रहा हूं कि प्रोडक्शन ओवरहेड इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो इसको वर्किंग नोट में लिख देना। तो प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 150% ऑफ वेजेस। बोलो 935, ओहो 179,412 इंटू 150%, इसका प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा 269,118। हाँ ये पर यूनिट आएगा 1.79। हाँ इधर आ जाएगा 96,882, इसका पर यूनिट आएगा 1.93। अब बोलो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है 935,412 प्लस 269,118 1204,530, पर यूनिट आएगा 8.03। इसको 8.04 लिख दो। सर क्यों, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट 8.04 8.64। सर हमारा 8.03 आ रहा है बेटा, वो राउंड ऑफ के वजह से 0.01 कम आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम, हाँ अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो 8.04 8.64 मैं 8.03 लेता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट 8.04। अच्छा
तो मेरा कैलकुलेशन में आ रहा है 8.03, फिर मैं बहुत राउंड ऑफ किया हूं ना, तो इसीलिए राउंड ऑफ के वजह से 8.03, लेकिन ये 8.04 होना चाहिए। चलो उसका देखो कितना, 334,588 प्लस 96,882, ये 431,470 डिवाइड बाई 50,000 करोगे तो 8.63, 8.6294, 8.63, लेकिन इसको मैं करूंगा 8.64। क्यों? राउंड अप के वजह से थोड़ा कम आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलो प्रोडक्शन कॉस्ट करेक्ट आ रहा है, मतलब 8.04, 8.64। अच्छा ये फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड करो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 0000, कुछ है ही नहीं सर, क्यों? देखो वो कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड आर ऑब्जर्व एट ए यूनिफॉर्म रेट पर यूनिट ऑफ पॉलिसी सोल्ड। बेटा जितना यूनिट सेल होगा, ध्यान से सुनो, आप बोलेंगे सर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, नहीं बेटा ये सेलिंग ओवरहेड। क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता तो प्रोडक्शन क्वांटिटी के हिसाब से आता, लेकिन ये सेल्स क्वांटिटी के हिसाब से आ रहा है। इस लाइन को रीड करो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड आर ऑब्जर्व एट ए यूनिफॉर्म रेट फॉर टीन ऑफ पॉलिश सोल्ड। बेटा जितना यूनिट सेल होगा उसके हिसाब से जो खर्चा आएगा वो तो सेलिंग एक्सपेंसेस ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है। तो इसीलिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नील। ये जो लाइन है ना, भले यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लेकिन ये सेलिंग ओवरहेड, क्योंकि सेल्स क्वांटिटी के साथ रिलेटेड। बहुत कुछ सीखने का मिलेगा इस क्वेश्चन में। अब बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1204 530 8.04 431 470 8.64, उसके साथ ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके साथ ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा स्टॉक वैल्यूएशन कर दो, स्टॉक वैल्यूएशन कर दो। क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी कितना? सर क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, प्रोडक्ट ब्लैक क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी 10,800, ब्राउन 6,000, इसका वैल्यूएशन होगा 8.04, इसका वैल्यूएशन होगा 8.64। देखो कितना वैल्यू आ रहा है, 10,800 इंटू 8.04, 86,832, 6,000 इंटू 8.64, 51,840। ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन खत्म हो गया। चलो ऐड करो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी हाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 38,592, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी ओपनिंग स्टॉक 138,240, 138,240, 138,240 माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 86,832, 86,832, 51,840। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
12,04,530 प्लस 38,592 माइनस 86,832, ये 11,56,290, 8.04 ही होगा। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना, ये हो जाएगा कितना यूनिट्स के लिए ना, यूनिट्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना यूनिट्स का, यूनिट्स सोल्ड का, तो 144,000 एंड 60,000 का। अब चेक करो 11,56,290 डिवाइड बाई 1,44,000, ये 8.04 मतलब 03 आ रहा है, 04 होगा। 431,470 प्लस 138,240 माइनस 51,840, ये होगा 517,870, ये 8.64 होगा। अब इसको तुम 60,000 में डिवाइड करो, 8.63 समथिंग 64। देखो बेटा, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना, ये कितना यूनिट्स का, ये 1,50,000 एंड 50,000 यूनिट्स का। स्टॉक का एडजस्टमेंट हो जाने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स क्वांटिटी का आ जाएगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर ऑब्जर्व एट ए यूनिफॉर्म रेट पर टिन ऑफ पॉलिश सोल्ड, मतलब जितना यूनिट सेल होगा यूनिट के हिसाब से आएगा। अब तुम बोलो एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड कितना, 122,400 डिवाइड बाई ये 144 सेल हुआ है, ये 60 सेल हुआ है, तो दोनों मिला के 2,04,000 सेल हुआ है। तो 122,400 डिवाइड बाई 204, ये 0.6 मतलब 60 पैसा पर यूनिट आ रहा है, इज इक्वल टू 0.6 पर टिन। तो इधर 0.6, आई एम सॉरी नीचे लिखा होगा 0.6, अब बोलो 0.6 इंटू 1,44,000, इसका हो जाएगा 86,400। यहाँ पे 0.6 इंटू 60,000 के लिए 36,000। बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सबको समझ में आया? बोलो यस सर नो। हाँ सर समझ में आ गया, क्योंकि ये पर यूनिट के हिसाब से ऑब्जर्व होगा। तो टोटल डिवाइड बाई दोनों मिला के जितना सेल हुआ है। अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना, 11,56,290 प्लस 86,400, ये हो रहा है 12,42,690, 8.04 प्लस 0.04 प्लस 0.6, ये 8.64, 517,870 प्लस 36,000, 553,870, 8.64 प्लस 0.6, 9.24। अब प्रॉफिट आएगा, सेल्स होगा। सेल्स प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल्स प्राइस कितना, 10.8, 12.0। चेक करो, सेलिंग प्राइस पहला लाइन में लिखा हुआ था, $10.8, 12.0।
ये कितना यूनिट सेल हुआ है? 1,44,000, तो 144 इंटू 10.8, 1,44,000 इंटू 10.8 कितना? 15,55,200, 10.8. ब्राउन पॉलिश 60,000 इंटू 12, 7,20,000. अब देखो प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर 10.8 माइनस 8.64, ये 2.16 का प्रॉफिट, इधर 12 माइनस 9.24, ये 2.76 का प्रॉफिट. अमाउंट और में देखो 15,55,200 माइनस 12,42, 690. प्रॉफिट आ रहा है 3,12,510, 3,12,510. उधर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7,20,000 माइनस 553, माइनस 553, 870. प्रॉफिट आ रहा है 166,130. ओके, एक काम करो, अगर देखो रात 12:43, इट इज 12:43 AM, यानी 12:30 बजे एक क्लास खत्म हुआ. ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कुछ हुआ है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है. अगर तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हुआ होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, फिर उसको एडजस्ट कर देना, क्योंकि मैं वीडियो को भी चेंज नहीं कर सकता हूँ. ओके चलो, थैंक यू, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा बाय बाय.